हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम एक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, वो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बंधन ऊर्जा, रेडियोधर्मी 6, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए। और यदि आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ऐसा। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या कहलाती है? जैसे हमने नाभिक पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियंस क्या है? हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जो हमारे न्यूक्लियंस को बांध के रखती है, नाभिक में एक जगह बांध के रखती है, वो हमारी क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, पहले हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते? कैसे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मिलके एक न्यूक्लियस का निर्माण किया, इन्होंने नाभिक बनाया, जिसका कुछ एक्सपेरिमेंटल मास होगा और कुछ एनर्जी उत्सर्जित हो रही है। इसको हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं। अब इससे स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं हम अपने नाभिक की? यदि हमारी बंधन ऊर्जा अधिक है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा अधिक है, तो उसकी स्थिरता, स्थायित्व या फिर स्टेबिलिटी भी क्या होती है? अधिक होती है। अब इसके लिए फॉर्मूला अपन देखते हैं। ये आइंस्टीन इक्वेशन से, आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, एक इक्वेशन दी थी E=mc²। तो उसी इक्वेशन के यूज से हम इस बाइंडिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे E क्या है? आपका बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा M क्या है? आपकी द्रव्यमान क्षति को बताता है, जिसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और C² क्या है? आपके प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट है। अब डेल्टा M कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट है ना, द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। अब थ्योरेटिकल मास क्या है? थ्योरेटिकल मास या फिर सैद्धांतिक द्रव्यमान, वह द्रव्यमान जिसमें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, द्रव्यमान को जोड़ के जो मास निकालते हैं, उसको हम थ्योरेटिकल मास कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल मास क्या कहलाता है? जब इन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस का निर्माण किया, जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली इसका मास निकाला, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मास कहलाएगा। अब इसी फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? E डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में यूनिट में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखते हैं कि हमारी जो बंधन ऊर्जा है वह प्रति न्यूक्लियॉन कितनी होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या से। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मास नंबर, है ना। तो जैसे अपन लिथियम का एग्जांपल लेते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ आती है 39.28 ऐसे करके आती है। इसकी क्या है? ये बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालेंगे? 39.28 को अपन डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। और जितनी अधिक हमारी बंधन ऊर्जा होगी, हमारा नाभिक उतना ही अधिक क्या होगा? स्थायी होगा। अब हम पढ़ेंगे रेडियोधर्मी 6 के बारे में, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियोधर्मी 6 कहलाता क्या है? जो हमारे अस्थायी नाभिक होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो किस में परिवर्तित होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियस में परिवर्तित होते हैं। स्थायी नाभिक में जब बदलते हैं तो उनसे क्या, कुछ पार्टिकल इमिट होते हैं, कुछ पार्टिकल बाहर निकलते हैं, और या तो फिर कुछ रेडिएशन बाहर निकलती हैं। तो ये जो पार्टिकल और रेडिएशन, इनका निकलना क्या कहलाता है? हमारा रेडियोधर्मी 6। और ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव नाभिक, है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो रेडियोधर्मी 6 होता क्या है?
अस्थायी नाभिक से कुछ पार्टिकल व रेडिएशन का निकलना रेडियोधर्मी क्षय कहलाता है। अब रेडियोधर्मी क्षय की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? पहली होती है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब ये जो हमारा रेडियोधर्मी क्षय होता है ये स्वतः होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद होता है। दूसरी विशेषता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपका नाभिक कब रेडियो एक्टिव होगा और कब उससे रेडियोधर्मी क्षय होगा। तो इसमें क्या होती है? रैंडमनेस होती है। दूसरा, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता ये है कि जो आपके पार्टिकल होते हैं, जो आप रेडियोधर्मी क्षय हुआ उसमें कुछ पार्टिकल बाहर निकले, तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होते हैं? रिपेल होते हैं, उनसे डिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो कैसे पार्टिकल होंगे? चार्ज्ड पार्टिकल होंगे, है ना, उनमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं रेडियोधर्मी क्षय के प्रकार। जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके है वो कितने टाइप्स का हो सकता है? तो देखो यहाँ पे पार्टिकल निकल रहे हैं, तो वो कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? पहला तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल, दूसरा हो सकता है बीटा पार्टिकल, और रेडिएशन भी निकल रही है तो हमारी रेडिएशन हो सकती है गामा रेडिएशन। और यहाँ पे एक और नाभिक में हमारा कौन सा पार्टिकल होता है? न्यूट्रॉन, तो ये हमारे न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो बीटा प्लस हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक तरीके से प्रोटॉन ही है, बस प्रोटॉन में क्या होता है? यहाँ पे भी +1 होता है, और पॉजिट्रॉन में क्या है? मास 0 है, बस जो एटॉमिक नंबर है वो +1 है ना, प्लस में है। दूसरा है छठवां जो क्षय का प्रकार है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अल्फा होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर यदि आप देखें तो इसमें 2 होता है, और ऊपर जो होता है वो कितना होता है? मास नंबर 4 होता है। ऐसे ही बीटा में क्या होता है? -1 और 0। गामा में क्या होता है? 0 और 0। अब हम एक प्रश्न करते हैं, ये क्या है? हमारा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नाभिक है, ये क्या हुआ? इसमें रेडियो एक्टिव डीके हुआ, कुछ पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल क्या है? हमने मान लिया कि पार्टिकल एक्स है। एक्स पार्टिकल निकला और हमें एक नया नाभिक मिला जो कि है सल्फर। ये हमारा अस्थायी नाभिक था, ये हमारा स्थायी नाभिक था, और ये हमारा क्या हुआ? रेडियोधर्मी क्षय हुआ जिसमें एक्स पार्टिकल निकला। अब हमें बताना है कि ये जो एक्स पार्टिकल है ये कौन सा पार्टिकल है, मतलब इसमें किस प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे एक रूल होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर करना है आपको राइट हैंड साइड के, है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो यहाँ पे ये जो 32 है इनके बराबर होगा, मतलब आपका ये जो 32 है वो बराबर होगा किसके? ये आपका लेफ्ट हैंड में 32 है, राइट हैंड में 32 प्लस ए है, तो ये आप 32 प्लस ए करोगे, तो यहां से जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ए कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। अब नीचे वाला आप देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 प्लस बी है, तो इसको आप करोगे 15 किसके बराबर है? 16 प्लस बी के, तो यहां से जब आप बी की वैल्यू निकालोगे तो आपका बी कितना आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा -1। ये सिंपल जोड़ घटाना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ए जो है आपका 0 है और बी जो है आपका -1 है, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 0, बी की जगह हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। अब देखो ये बी जिसमें -1 में है नीचे और ऊपर क्या है? 0, तो ऐसा आपको कौन सा पार्टिकल दिख रहा है? यहाँ पे एक ही पार्टिकल दिख रहा है, कौन सा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? बीटा। और यहाँ पे हुआ क्या है आपका? बीटा डीके या फिर बीटा क्षय, इसको क्या बोलेंगे? बीटा क्षय, है ना। मतलब जो पार्टिकल आपका बाहर निकल रहा है उसी के नाम पर उस क्षय का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकला है तो इसको हम बीटा क्षय बोलेंगे। यदि अल्फा पार्टिकल निकलता तो इसे हम अल्फा क्षय बोलते,
है ना। अब हम इसके बाद देखो, आपको एक तो ये दिख रहा है बीटा, जिसमें नीचे -1 है, और एक इलेक्ट्रॉन कैप बी टच है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। इसमें भी आपको नीचे -1 दिख रहा है और ऊपर 0। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे कि बी टच है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में अंतर क्या है। अब हम पढ़ेंगे बीटा 6 और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में अंतर, है ना। देखो बीटा में आपको यहाँ नीचे -1 ऊपर 0 दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी नीचे -1 और ऊपर 0 दिख रहा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। बीटा 6 क्या कहलाता है, आपका कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, यहाँ से कोई स्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा और उसमें क्या बीटा पार्टिकल निकलेगा, है ना। ये बीटा पार्टिकल निकलेगा, ये आपका क्या कहलाया बीटा 6, इसको हमने बोला बीटा 6। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या कहलाएगा, आपका कोई अस्थिर नाभिक होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, वो क्या करेगा आपके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर करेगा, इसको आप लिख सकते हैं -1 0। फिर एक क्या स्टेबल नाभिक का निर्माण करेगा, ये आपका क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके बीटा 6 और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। बीटा 6 क्या है, जिसमें बीटा पार्टिकल निकलता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, जिसमें नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, कैप्चर करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, है ना। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता क्या कहलाती है, ऐसी रेडियोधर्मी है जिसमें जो कि प्राकृतिक रूप से हो, नेचुरली हो, वो हमारा क्या कहलाएगा नेचुरल रेडियो एक्टिव। जैसे कि कोई थोरियम, आप एग्जांपल लोगे थोरियम का 232 जो न्यूक्लियस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडियो एक्टिव 6 के द्वारा लेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड के 208 मास नंबर में, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा प्राकृतिक रेडियोधर्मी 6 या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। अब देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम रेडियोधर्मिता। कृत्रिम रेडियोधर्मिता क्या होती है, ये अपने आप नहीं होती है, इसको हम कृत्रिम रूप से करवाते हैं। जैसे कि कोई अपने पास नाभिक है, स्थायी नाभिक है, मान लेते हैं कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, जब इसमें हम कुछ न्यूक्लियंस जैसे या तो हम प्रोटॉन की बमबारी कर सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन की बमबारी कर सकते हैं, या फिर अल्फा कण की बौछार करने पे हमें एक अनस्टेबल नाभिक मिलता है। तो ये हमारी कैसी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जब हम एल्यूमिनियम का एक स्टेबल न्यूक्लियाई लेते हैं, है ना, ये कैसा है स्थायी नाभिक है, इस पे हम अल्फा कण की जब बौछार करते हैं, तो अल्फा कण का हम बौछार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फास्फोरस का एक नाभिक मिलता है ना। ये फास्फोरस, ये क्या है आपका अनस्टेबल है, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जित होता है ना। ये हमने क्या किया, अल्फा का एक एल्यूमिनियम का एक नाभिक लिया जो कि पहले से क्या था स्थायी था, उसमें हमने अल्फा कण की क्या की बौछार की, अल्फा कण बौछार की तो हमें नया नाभिक मिला जो कि अनस्टेबल है, वो है फास्फोरस, है ना। ये अनस्टेबल नाभिक है, अब ये किसके थ्रू गुजरेगा, रेडियोधर्मी 6 के थ्रू। इसमें क्या होने लगता है, बीटा 6 होने लगता है ना। तो ये इसमें देखो, ये इसमें प्राकृतिक रेडियोधर्मिता तो थी नहीं, इसको हमने आर्टिफिशियली तौर पे बनाया है, उसको रेडियो एक्टिव बनाया है, तो ये हमारी क्या कहलाई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज या फिर रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला। अब रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला क्या कहलाती है, हमारे जो
भारी अस्थायी नाभिक होते हैं, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, वो एक जब रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा स्थायी नाभिक में परिवर्तित होते हैं तो वो कई स्टेप्स में होते हैं ना, कई सीक्वेंस के रूप में, मतलब एक श्रृंखला का निर्माण करते हुए स्थायी नाभिक में परिवर्तित होते हैं। जैसे ये थोरियम है, ये थोरियम कई दूसरे नाभिक में पहले परिवर्तित होगा जो कि थोड़ा इससे स्टेबल होगा, फिर दूसरे नाभिक में परिवर्तित होगा, ऐसे एक श्रृंखला के रूप में बनाते जाते हैं। तो इसी श्रृंखला को क्या कह देते हैं हम, रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, है ना। अब ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है 4n सीरीज, दूसरी 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज और 4n+3 सीरीज। 4n सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, थोरियम सीरीज भी बोलते हैं, थोरियम सीरीज के नाम से जाना जाता है या फिर थोरियम श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। 4n+1 को क्या किस नाम से जाना जाता है, नेपच्यूनियम सीरीज या फिर नेपच्यूनियम श्रृंखला। 4n+2 को हम यूरेनियम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। 4n+3 को हम एक्टिनियम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब देखो 4n श्रृंखला में क्या होता है, 4n श्रृंखला में जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है या फिर प्राथमिक नाभिक होता है जो कि स्टेबल नाभिक में टूटता है, आपको केवल ये प्रथम और अंतिम नाभिक याद करने की जरूरत है, और बीच का यदि याद भी नहीं है तो आप सिंपल शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हमने डॉट डॉट करके लाइन दिखाई है, ये क्या कई स्टेप्स को बताती है कि इनमें कई बीच में कई स्टेप्स इंक्लूडेड है ना। केवल हमने प्रारंभिक और अंतिम उत्पाद को बताया है। तो प्रारंभ में इसमें पहले कौन सा नाभिक हमने लिया था, थोरियम लिया था। थोरियम का भी कौन सा नाभिक जिसमें 232 है मास नंबर, इसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसका विघटन हुआ, विघटन होने के बाद कई स्टेप में विघटन होते 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 जो हमें अंतिम नाभिक है, ये स्टेबल नाभिक है आपका, है ना, स्टेबल है। किस में परिवर्तित हुआ, लेड में। लेड का यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, 208, 208। अब दूसरी श्रृंखला है हमारी 4n+1, इसको हम बोलते हैं नेपच्यूनियम श्रृंखला। नेपच्यूनियम श्रृंखला में जो प्रारंभ में नाभिक होता है वो नेपच्यूनियम होता है, इसका मास नंबर 237 होता है। ये किस में परिवर्तित होता है, एक श्रृंखला के रूप में टूटते 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 जो अंतिम नाभिक होता है हमारे पास वो क्या होता है, बिस्मथ होता है। बिस्मथ का मास नंबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 209। देखो आपको ये मास नंबर याद करके रखना है कि ये 235 से स्टार्ट हुआ, 208 में परिवर्तित हुआ, ये 237 से स्टार्ट होके 209 में परिवर्तित हुआ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मास नंबर याद करना पड़ेगा। तीसरी सीरीज है हमारी 4n+2 की, इसे हम यूरेनियम सीरीज भी बोलते हैं, यूरेनियम श्रृंखला। यूरेनियम श्रृंखला में जो प्रारंभिक नाभिक होता है वो क्या होता है, यूरेनियम होता है आपका। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है और मास नंबर 238 लेते हैं थोरियम सीरीज में, है ना। थोरियम सीरीज में याद रखना 238 लेते हैं। अब 238 ये किस में परिवर्तित होता है, ये भी लेड में परिवर्तित होता है, पर इसका मास नंबर कितना होना चाहिए, 206। जैसे देखो यहाँ भी जो अंतिम नाभिक है वो लेड है, पर यहाँ पे मास नंबर क्या है, 208 है। ये कौन सी सीरीज थी आपकी, थोरियम सीरीज। अब यूरेनियम सीरीज में हम देख रहे हैं इसमें भी लेड है अंतिम नाभिक, पर इसका मास नंबर क्या है, 206 है। अब लास्ट सीरीज जो है अपनी है 4n+3, इसको हम एक्टिनियम सीरीज भी बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारी यूरेनियम से ही स्टार्ट होती है। यूरेनियम के 235 नाभिक से स्टार्ट होके अंतिम नाभिक जो मिलता है हमें लेड का मिलता है, उसमें मास नंबर कितना होता है हमारे लेड का, 207। तो ये 4 सीरीज हमें याद करना है। देखो रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला क्या कहलाती है, जो हमारे भारी अस्थायी नाभिक होते हैं वो एक श्रृंखला के रूप में टूटते हैं और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये श्रृंखला क्या कहलाती है, रेडियोधर्मी विघटन श्रृंखला कहलाती है। हमारी ये जो श्रृंखला है वो 4 प्रकार की होती है, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। अब 4n को थोरियम सीरीज बोलते हैं, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज। फिर उसमें हमको इतना याद करना है कि प्रारंभिक नाभिक ये है और अंतिम में जो बना नाभिक ये है। तो ये हमारी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज खत्म हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर रेडियोधर्मी विस्थापन नियम
ये क्या कहता है, जो हमारे दो साइंटिस्ट थे सोडी और फजान, इन्होंने 1913 में एक रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं का एनालिसिस किया और उसमें बताया कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, उनकी वजह से जो हमारा एलिमेंट है उसकी पोजीशन जो है, स्थिति पीरियोडिक टेबल में कैसे परिवर्तित होती है, उसके लिए उन्होंने बताया। तो उसी को हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं है ना। तो इसमें जब हमारा कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, उससे हम अल्फा कण बाहर निकालते हैं और एक स्टेबल, मान लीजिए स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है, तो हमारे जो स्थिति में क्या परिवर्तन आए। अब यहाँ पे देखिए दो एटॉमिक दो पॉइंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिए थे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यहाँ से हमने अल्फा को निकाला, अल्फा कण निकला है ना। तो ये हमारा नया नाभिक जो बनेगा वो क्या होगा हमारा, इससे 2 कम बोरॉन, यहाँ पे अल्फा। ये तो यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 5 हुआ, बोरॉन। अब बोरॉन क्या है, नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में है ना, नाइट्रोजन के पीरियोडिक टेबल में किस में है, लेफ्ट साइड में है, और ये कैसा है, 2 पोजीशन में है। तो इसमें कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा है ना, बाय 2 पोजीशन। मतलब अल्फा पार्टिकल यदि निकल रहा है तो उसमें कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब लेफ्ट साइड में हमारा जो नाभिक जाएगा। अब बीटा कण देखते हैं, यदि इसी में हमने क्या निकाला, मान लीजिए यहाँ पे हमने बीटा लिखा, ये बीटा लिखा, तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 7 की जगह 8 करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे पहले 7 था, अब क्या हुआ, 8 हुआ। तो ये कैसा हुआ, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है ना। तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के राइट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे कैसा शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे बता रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट मतलब पीरियोडिक टेबल में हम बता रहे हैं, जैसे अपने पास ये पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है कुछ, है ना, ये ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है। तो इसमें नाइट्रोजन होगा, बोरॉन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि जब हम इसमें अल्फा पार्टिकल हमने निकाला तो हमारा नाभिक किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड खिसका। जब हमने इसमें बीटा पार्टिकल निकाला तो हमारा नाभिक राइट साइड में खिसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट। अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट। अब गामा रेडिएशन में देखो, ना तो इसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ना तो मास नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो शिफ्ट, मतलब यहाँ पे कोई भी विस्थापन नहीं होगा। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन में देखो, न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल मास नंबर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमी हुई है, तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, केवल मास नंबर में चेंज है। तो हमारी जो पोजीशन भी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो शिफ्ट। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ खत्म हुआ, जिसमें अल्फा पार्टिकल में लेफ्ट शिफ्ट होता है, बीटा पार्टिकल में राइट शिफ्ट, गामा में नो शिफ्ट और न्यूट्रॉन में भी नो शिफ्ट। बस इतना याद रखना है आपको। ये टॉपिक अपना खत्म हुआ। थैंक यू। यदि हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।